हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी जम के कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 8 है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, आप लोग लाइव आइए ताकि आज का लाइव क्लास शुरू किया जाए। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और दौड़ भाग के जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। और प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप ग्रुप में ज्वाइन हैं तो प्लीज क्लास को रेगुलर ज्वाइन करिए और लाइव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो आप लोग सेशन को फटाफट से शेयर करिए और जल्दी से जल्दी आ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी बच्चों को पता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी वीडियो से पूछेगा, अन्यथा नहीं पूछेगा, ये वादा है मेरा। तो सभी बच्चे क्या करिए ना, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। लाइक नहीं किए हैं फटाफट से क्या करिए, लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में बाबू ज्वाइन हो जाइए। नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। बच्चे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रुकिए, रिमोट का बैटरी काम कर रहा है, चलिए ठीक है। यहां पे आपको ध्यान रखना है। और बाबू, अगर हम आपसे बात करें कि पीडीएफ नोट्स अगर आप नहीं लिए हैं तो बाबू ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं ना, तो मात्र 499 में ही आपको ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स पीडीएफ मिल रहा है। साथ में बाबू गेस क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में 100% टकराएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ले लेना है, जाना है, 499 में मिल रहा है। जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए आस्क बोर्ड का और वहीं पे जाके परचेस कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है ना तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 629924 8935। आप इस पे क्या करिए, हमसे संपर्क कर लीजिए व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। तो चलिए बाबू, क्लास को शुरू करें हम, है ना। क्लास को शुरू करते हैं। क्या आप सभी बच्चे रेडी हो गए आज की क्लास के लिए? देखिए, पहला ही जो क्वेश्चन होगा 2025 में पूछा होगा और आपको आंसर देना होगा। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, रूट अंडर म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। और ये जो प्रश्न है बच्चे, कब पूछा गया है? तो 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जस्ट आपके बड़े भाई बहन क्या हुए हैं, पास आउट हुए हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाबू, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि रूट अंडर एफ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो हम तो आपको ये बोलेंगे, या तो आप इसे रट जाइए, है ना। हम आपसे यही बोलेंगे कि या तो आप इसे रट जाइए। रट जाइए क्या? कि इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या करिए, हमने क्या कहा, आप इसको रट जाइए कि रूट अंडर म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है आप कहिएगा कि ओम होता है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे आपको रटवा के चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप आस्क बोर्ड पे आए हुए हैं तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। जितना देर आपको प्रूफ करने में लगेगा उतना देर में आप 3-4 क्वेश्चन बना लेंगे। इसलिए बोल रहे हैं क्या कि आप इसे रट लीजिएगा। भले यहाँ पे हम आपको सिखा रहे कॉन्सेप्ट, आप सीख लीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है बाबू क्वेश्चन में, रूट अंडर क्या है बाबू, यहाँ पे याद रखना है म्यू नॉट है ना। और क्या है बाबू, एप्सिलॉन नॉट है, यही ना है। बाबू एक बात बताइए, म्यूनट का मतलब क्या होता है? तो मुक्त आकाश की चुंबकशीलता होता है। क्या होता है बाबू? मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। और बाबू म्यूनट इक्वल टू क्या होता है? म्यूनट इक्वल टू क्या होता है? तो आप क्या कहिएगा, यहाँ पे हेनरी प्रति मीटर होता है। हेनरी प्रति मीटर क्या होता है बाबू? हेनरी प्रति मीटर क्या होता है? मात्रक होता है म्यूनट का। अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? निर्वात में वैद्युशीलता होता है, जिसका जो मान होता है कितना होता है? 8.85 गुणे 10 के पावर क्या होता है? -12 फैराडे प्रति मीटर होता है। यानी जो इसका मात्रक आया, क्या आया? फैराडे प्रति मीटर। तो इसका जो मात्रक आता है ना, फैराडे प्रति मीटर आता है। देखिए, हम आपको सोल्व करके बता रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि आप डायरेक्ट ओम याद रखिएगा। ठीक है, हम लेकिन प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, रूट अंडर है तो रूट अंडर दे रहे हैं। बहु म्यू नोट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेनरी प्रति क्या लिख देते हैं, मीटर। अब बटे में क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट के मात्रा क्या होता है? तो फैराडे प्रति मीटर। अब बाबू ये रूट अंडर है तो रूट अंडर है, इसको गुणा में बदल दीजिए। तो ये एच बटा में क्या है, हेनरी प्रति मीटर है, इनटू क्या हो जाएगा, ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर ऊपर चला जाएगा और फैराडे क्या आएगा, नीचे आएगा जब इसको गुणा में बदलेंगे। तो बाबू यहाँ पे देखिए, आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे एक चीज कटने वाला है, ये m से m क्या होगा, कट जाएगा।
तो बाबू हमारा रूट अंडर क्या बचेगा, ये हमारा रूट अंडर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा रूट अंडर क्या बचेगा, तो आप कहिएगा कि रूट अंडर बचेगा गुरुजी, यहाँ पे हेनरी है तो ऊपर हेनरी बचेगा, बटे में क्या बचेगा, यहाँ पे एफ बचेगा, है ना, फैराडे बचेगा, हेनरी बटे फैराडे बचेगा। अब हम लोग इसको फिर से सोल्व करेंगे। अब कैसे सोल्व करेंगे, अब हम आपको बताते हैं कि हेनरी, यहां पे याद रखना है, चूंकि यहां पे लिखिएगा कि हेनरी इक्वल टू क्या होता है, तो वोल्ट सेकेंड बटे में क्या होता है, एम्पियर होता है। हेनरी क्या होता है, वोल्ट सेकेंड बटे में एम्पियर होता है। वहीं अगर हम फैराडे की बात करें कि फैराडे इक्वल टू क्या होता है, तो बाबू सी और बटे में क्या होता है, भी होता है, सी बटे में भी होता है ना। बाबू एक फैराडे को अगर आपको परिभाषित करना होगा तो कूलम प्रति वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं, है ना। और बाबू वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं। तो अब इस हेनरी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, फिर बड़का बटा देना है, और एफ की जगह पे क्या लिखिएगा, सी बटे में भी लिखिएगा। ठीक है, इतना बाबू आपको क्लियर हो गया ना, इसलिए बोल रहे हैं आप याद कर लीजिएगा इसको। फिर अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहें, अगर हम यहाँ पे क्या करें, सोल्व करना चाहें, तो ये हमारा क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, भी एस बटे में क्या है, ए है ना। फिर इसको गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। और बाबू यहाँ पे याद रखना, ये जो सी है ना, ये क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे क्या करिएगा, सी इक्वल टू क्या होता है, तो बाबू याद रखना है प्रकाश की चाल, है ना। जैसे प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुणे 10 के पावर क्या होता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। तो बाबू यहाँ पे याद रखना है ना, कि अगर हम सी को लिखना चाहे, है ना, अगर हम सी को लिखना चाहें तो बाबू हम क्या लिख सकते हैं, तो बाबू सी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू एस, है ना। यहाँ पे याद रखना है, अगर हम सी को लिखना चाहें तो बाबू यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू, यहाँ पे क्या है, बी एस बटे में क्या है, ए है तो ए है, इंटू है तो इंटू, भी है तो भी है। अब इस सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। बाबू क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने आपको क्या बताया था, ये एस से क्या होगा, ये एस कट जाएगा, कट जाएगा ना। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर हमारा बचेगा यहाँ पे रूट अंडर है तो रूट अंडर, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी में भी से गुणा होगा तो क्या होगा, भी ए स्क्वायर, अब बटे में ए से गुणा होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू एक बात बताइए कि भी स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या होगा, भी होगा, और ए स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या होगा, ए होगा। यानी भी बटा ए इक्वल टू क्या होता है, आर। आप कहिएगा अरे भी बटा आई ना आर होता है, तो वो भी से वोल्टेज, धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर, तो हम धारा को आई लिखते हैं तो क्या होगा, आर। आर इक्वल टू क्या होगा, भी बटे आई। यानी ये किसके बराबर हो रहा है, तो आप कहिएगा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो बाबू हमने आपको पहले यही तो बताया ना कि आप इसको रट जाइए, आप इसको रट जाइए। ऐसा नहीं है कि सर को कुछ मालूम नहीं, अरे बाप रे बाप, सारा चीज को धुआं धुआं बना देंगे हम। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका जो मात्रक होगा बाबू क्या होगा, आप कहिएगा कि ओम होगा। और ओम हमने क्या किया, इतना सारा फॉर्मूला लगाया, इतना सारा फॉर्मूला लगाया, तब जाके कहीं हमारा क्या आया, ओम आया, है ना। फॉर्मूला का फॉर्मूला, फॉर्मूला का फॉर्मूला हमने किया, तब कहीं जाके इसका राइट आंसर आया है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि या तो आप इतना करिए या इसे रट जाइए, अब जो भी आपको अच्छा लगे वो करिएगा आप। ठीक है, हमने ला दिया बहु भी बटे में आई इक्वल टू आर, आर का मतलब क्या, ओम, है ना। क्लियर बात। चलिए अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बाबू पढ़िएगा, थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंगे होती हैं जिसको संचरित होने के लिए, संचरित का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बाबू एक बात बता दीजिए, क्या अवरक्त किरणें हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, हमने बताया हाँ जी, अवरक्त किरणें आज ही दिन में हमने बताया हुआ था। अगर बात करें गामा किरण, गामा किरण बाबू ध्यान में रखना है कि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है ना। और बाबू यहाँ पे इसका वेदन क्षमता ज्यादा होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, अगला बात करें एक्स किरण का, तो एक्स किरण के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि एक्स किरण हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। बात रहा यहाँ पे क्या, अल्फा किरण का। तो बच्चे एक बात बताइए, ये जो अल्फा किरण है, अल्फा किरण को हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम का नाभिक कहते हैं। ये जो अल्फा किरण होता है ना, उसमें बाबू 2 गो धनावेश पाया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि ये हीलियम का नाभिक है, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। और ये पूछा कब गया, 2025 में। इतना ज्यादा क्वेश्चन लड़ाते हैं ना हम एग्जाम में कि देखिएगा तो आप लोग सुन रह जाइएगा, इतना ज्यादा क्वेश्चन लड़ता है मेरा। आगे बढ़ जाइए, अगला
कि किसी द्रव्यमात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। और बाबू देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है बाबू इसी चैप्टर से है और 2025 में आया हुआ है ना। छोटा चैप्टर है लेकिन बाबू क्वेश्चन तो आता है। अब देखिए यहां पे आपके सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि किसी द्रव्यमात्मक है ना मतलब या द्रव्यवात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती। किस पे निर्भर नहीं करती? तो बाबू यहां पे याद रखना है कि v इक्वल टू क्या होता है, एफ बटे में क्या होता है, लेमडा होता है। एफ बटे में क्या होता है, लेमडा होता है। तो आपने क्या देखा, इसके तरंग दैर्ध्य लेमडा का मतलब ही होता है तरंग दैर्ध्य, तो इसके तरंग दैर्ध्य पे तो निर्भर कर रहा है ना, तो आप कहिएगा हाँ कर रहा है। फ्रीक्वेंसी यानी इसकी आवृत्ति पे भी निर्भर कर रहा है, तो आप कहिएगा हाँ ये कर रहा है। लेकिन हमसे पूछा गया कौन नहीं करता, तो ये सब कर रहा है, तो गलत आंसर हो गया। अगर बात किसी इसको पारावैद्युत माध्यम, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, माध्यम में है। माध्यम को हम लोग क्या बताते हैं, किसी पारावैद्युतांक का माध्यम, तो माध्यम पे भी निर्भर कर रहा है। लेकिन कहीं पे भी क्या है, तीव्रता नहीं है, यानी तीव्रता पे क्या करेगा, इंटेंसिटी पे ये निर्भर नहीं करेगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन, और आप लोग डरिएगा मत बाबू, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट और इनवर्स में 1/2 का मान क्या होगा। तो बाबू इसका मतलब क्या हुआ, सी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, 1 में रूट अंडर बाबू क्या, यहां पे ध्यान रखना है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इसी को क्या कर दिया गया, पलट दिया गया है, तो 1/-2 हो गया है। यही चीजवा को इस प्रकार से लिखा गया है। और हमने बताया था कि इसका जो चाल होता है प्रकाश में निर्वात के चाल के बराबर होता है। यानी जो इसका मान होता है, हमने बताया था ना बाबू कि इसका जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए कहीं पे भी आपको दिख रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आप कहिएगा कि जी गुरुजी सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड है। अरे बाप रे, देखिए अभी गलती हुआ होता, मीटर पर सेकंड है लेकिन किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड कहाँ है जी, ए ऑप्शन है। देखिए यही छोटा छोटा गलती बाबू आप लोगों को पकड़ना है, आज पता चला ना कि यही छोटा छोटा गलती पकड़ना है आपको। देखिए यहाँ पे किलोमीटर लिख दिया है, जबकि मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बढ़िए, ये एक्स किरण है, और देखिए ये 2025 में, अब यानी यहां पे क्या हुआ कि इस छोटे से चैप्टर से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। बाबू देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्स किरण है, तो एक्स किरण क्या है, तो एक्स किरण एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है ना, हमने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसका तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉन क्या होता है, इसका तरंग दैर्ध्य होता है। तो बाबू यहाँ पे क्या क्या गतिमान इलेक्ट्रॉन है, नहीं। गतिमान ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन आयन है, नहीं बाबू। क्या है, एक ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव्स है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया ना बच्चे। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंगों के बीच कलांतर होता है। कलांतर का मतलब क्या होता है बाबू, फाई का मान कितना होगा। और 2023 में विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, यानी विद्युतीय जो चुंबकीय तरंग है उसमें विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच का कलांतर, तो बाबू विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच का कलांतर इसमें माना गया है 0। क्या माना गया है, 0 माना गया है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुदेव 0 होता है, फाई का मान क्या होगा, डेल्टा फाई इक्वल टू 0। डेल्टा फाई अगर बात किया जाए, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। स्पष्ट बात। आगे बढ़ जाइए, देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब इसमें आपको चूज करना है ये कि कौन ईएमडब्ल्यू नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। तो बाबू वैसे तरंग जिनको एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे आप चुनिए प्रकाश तरंगे, बाबू क्या प्रकाश तरंगों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, आप कहिएगा नहीं, ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर हम बात करें एक्स किरण का, ये भी हमने आपको बताया वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर बात किया जाए औरक्त किरण का, ये भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन कौन नहीं है बाबू, अगर आपसे ये पूछे तो आप कहिएगा ध्वनि तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, और ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। बाकी ये सारे तीनों जो है निर्वात में संचरित होंगे। तो हमारे हिसाब से आंसर सही हुआ ये, क्योंकि हमसे यहां पूछा गया कौन नहीं है, तो ये सब सारे क्या है, तो इसलिए क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आगे कि गामा किरणों की तरह होता है। तो गामा किरणों की तरह क्या होता है बाबू, एक बार बताइए प्लीज, आप लोग बता दीजिए मेरे रसगुल्ले, जल्दी जल्दी बताइए। गामा तरंगों की तरह होता है, गामा किरणों की तरह होता है। बाबू आप लोग याद रखिएगा, गामा किरण है ना, याद रखिएगा ये जो हमारा गामा किरण है, गामा रे है, ये बाबू ध्यान में रखना है कि ये जो गामा रे है ना,
ये क्या होता है, एक्स रे के समान होता है, एक्स रे के समान होता है। इसका भी तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है, इसका भी तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है ना। सबसे ज्यादा आवृत्ति इसकी भी होती है, इसकी भी आवृत्तियां क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पूछेगा गामा किरण की तरह कौन है, तो अल्फा किरण तो कहिएगा नहीं, कैथोड करिएगा नहीं, बीटा कहिएगा नहीं, तो आपका एक ही ऑप्शन होगा, एक्स किरणें क्या होती है, गामा किरण के समान होती है ना। आगे बढ़ जाइए, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार लगातार क्वेश्चन आता हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है ये क्या अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि हमने आपको पढ़ाया हुआ है मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर। तो हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी ये तरंगे क्या होती है, संचरित होती है। यानी बाबू अगर बात किया जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो आप कहिएगा अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग। वहीं ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये यांत्रिक तरंग नहीं होती है, ये दोनों नहीं होती है। आप क्या कहिएगा, आंसर दीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है ना। आगे बढ़ जाइए कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। देखिए आवृत्ति की बात किया जा रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति किस तरंगों की होगी। तो एक बात यहां पे सुन लीजिए, नीले प्रकाश की है, पराबैंगनी किरणें की है, औरक्त किरणों की है। देखिए बाबू गामा किरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है, यहां पे ध्यान में रखना है, जो गामा किरण का तरंग दैर्ध्य होता है ना बाबू, ध्यान रखिएगा, जो गामा किरण का तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत कम होता है ना। क्या होता है बाबू, ध्यान में रखना है, बहुत कम होता है। कितना होता है, 0.07 यहाँ पे क्या होता है, एंगस्ट्रॉन होता है इसका क्या, तरंग दैर्ध्य। लेकिन बात किया जाए कि इसका कम तरंग दैर्ध्य का कारण क्या है, गामा किरण का कम तरंग दैर्ध्य का कारण क्या है, तो आप कहिएगा जो गामा किरण है ना, इसका कम तरंग दैर्ध्य का कारण है इसकी उच्च आवृत्ति। इसका क्या बाबू यहां पे याद रखना है, उच्च आवृत्ति। आवृत्ति आवृत्ति का मतलब क्या हो गया बाबू, फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना, इसकी उच्च आवृत्ति। यानी सबसे अधिक उच्च आवृत्ति किसकी होगी, तो आप कहिएगा गुरुजी ये गामा किरण का होगा, और यहीं आप लॉक कर दीजिए, यहीं आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं कि किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होगा। तरंग दैर्ध्य इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसमें तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होगा। हमने अभी आपको क्या बताया कि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगा, तो गामा से तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप क्या करिएगा, एक्स किरण गामा किरण के समान होती है, काट दीजिएगा। पाराबैंगनी किरण है बाबू, यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होगा, ये हमारा पाराबैंगनी किरण गलत, औरक्त किरण गलत। बाबू अगर पूछेगा कि किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होगा, रेडियो तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। सबसे ज्यादा अधिकतम किसका तरंग दैर्ध्य, रेडियो तरंग का, ठीक है। आगे बढ़िए बाबू अगला कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति प्रास, जो माइक्रोवेव्स होते हैं, जो माइक्रोवेव्स होते हैं, यानी द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स इज, यानी फ्रीक्वेंसी पूछा गया है किसका, तो माइक्रो तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो बाबू देखिए कहीं भी लिखा होगा 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻18 के बीच, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति प्रास कितनी होती है, तो 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻18 के बीच क्या होती है। तो कहीं पे भी देख लीजिए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमको क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। 3 × 10⁻11 से 3 × 10 क्या होता है, 18 के बीच होता है। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं कि विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। आप इसका राइट आंसर बता दीजिए। विस्थापन धारा का, ये क्या है, धारा है। सिंपल सा पहले बात सुनिएगा, विस्थापन धारा है, चाहे कोई भी धारा हो। धारा को किस में मापा जाता है, तो आप कहिएगा एम्पियर में मापा जाता है। तो एम्पियर मीटर में नहीं मापा जाता है बाबू, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो विस्थापन धारा को एम्पियर में ही मापा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, धारा ही है एक प्रकार का। चालन धारा को आई से सूचित किया जाता है, विस्थापन धारा को आईडी से सूचित किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन है तो ये करंट ही ना, द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, यानी है तो ये करंट ही ना, और करंट को किसमें मापते हैं, एम्पियर में। आगे बढ़ जाइए बाबू अगला कि विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है किस किस में विक्षेपित हो सकती है, तो बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होता है कि जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समय के अनुसार एक दूसरे के लंबवत, जब ये क्या करेगा, कंपन करते हुए चलेगा, तो इसके लंबवत एक तरंग उत्पन्न होती है, और यही तरंगे जो होती है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो ये किस किस को बाबू विक्षेपित कर सकती है, बाबू ये वैद्युत क्षेत्र को भी करेगा और चुंबकीय क्षेत्र को विक्षेपित करेगा। क्योंकि जब ये दोनों जब कंपन करता है ना,
उसी से तो ये तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये दोनों को क्या करेगी बाबू, ध्यान में रखना है, विक्षेपित करेगी, यानी ए और बी दोनों हमारा सही है जवाब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और जो भी बच्चा गलत कर देगा ना बहुत मार मारेंगे पहली बात, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना हमने बाबू प्रूफ किया हुआ है विस्थापन धारा को, है ना। देखिए क्वेश्चन अगर आपके सामने है कि समय के साथ बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत धारा, यहां पे ध्यान में रखना है आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे डी फाई ई बटे में क्या डी टी। तो बाबू इस धारा को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ाया हुआ है ना, सिद्ध किया हुआ है, इसको प्रूफ किया हुआ है हमने आपको पढ़ा के। तो आप कहिएगा ये क्या चालन धारा है, तो चालन धारा वो होता है जिसमें किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करते हैं। और ये जो विस्थापन धारा होता है ना, क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण मुक्त आकाश में उत्पन्न होता है। तो बाबू ये कौन सी धारा है, पढ़ा रखे हैं, गलती का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए बच्चे आपके पास। तो क्या कहिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये विस्थापन धारा है, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ जाइए, अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है ये कौन सी दिशा होती है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं, इसका एक ट्रिक बता रहे हैं। ये क्या है, ट्रिक है जो बहुत सारे बच्चों को फायदा करेगी। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, और ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमारा ई है वैद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, हमारा बी है चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों को, तरंग उत्पन्न हो रहा है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से क्या हो रहा है, तरंग उत्पन्न हो रहा है ना, इस प्रकार से क्या हो रहा है, तरंग उत्पन्न हो रहा है। तो अगर आपसे पूछे, हम ये ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइए, ये ट्रिक बता रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहां पे बना दे इस प्रकार से, ये क्या है, हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है बाबू, ध्यान में रखना है, डायग्राम है, ठीक है, आपको क्लियर रखना है इस बात को, है ना। अगर ये क्या है, हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो अगर अगर आपसे ये पूछे, ये y हो गया, और ये z हो गया, और ये हमारा मान लेते हैं x अक्ष हो गया। तो अगर बाबू पूछे कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा कौन सी होती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वेक्टर b क्रॉस e के समानांतर और वेक्टर e क्रॉस b के समानांतर। तो हम आपके लिए इसके लिए ट्रिक लाए हैं, क्या करिएगा, सबसे पहले ये e है ना ऊपर, तो लिखिएगा वेक्टर e, है ना, क्रॉस क्या कर दीजिएगा बाबू, वेक्टर बी। पहले कौन है, वेक्टर ई है, तो आप कर दीजिएगा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। ऊपर में कौन है, वेक्टर ई, तो पहले कौन आएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। ये एक ट्रिक है, धांसू ट्रिक है। तो यहां पे आपका क्या होगा, सस्पिशन, यहां पे आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे कि वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर ई के समानांतर नहीं होगा। अगर आप ध्यान में रखिएगा, पहले आएगा ई, तब आएगा क्या, बी, है ना। पहले वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तब जाके कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो पहले वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, ये इसके लिए ट्रिक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, आंसर जो होगा हमारा डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़िए, अगला के निम्नलिखित में से किस तरंग के तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, कौन सा ऐसा तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, एकदम कम होता है। हमने आपको अभी डिस्कस किया, अभी हमने आपको बताया कि किस तरंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा, कम होगा। तो आप क्या कहिएगा कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होगा, तो हमने बताया गामा किरण का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, न्यूनतम होता है। और इसका न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का कारण क्या होता है, इसकी जो उच्च आवृत्ति होती है ना, उच्च उच्च आवृत्ति होता है। और बाबू क्या होता है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है। और भेदन क्षमता जो होता है ना बाबू, भेदन क्षमता, है ना, भेदन क्षमता जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना, भेदन क्षमता जो होता है ना, ये क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका, तो गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगला कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण यानी किरण, है ना, दूर संचार के लिए किसका आप प्रयोग करेंगे, है ना, द रेडिएशन यहाँ पे सुटेबल फॉर यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन इज, है ना, यानी दूर संचार के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो दूर संचार के लिए माइक्रो तरंग यानी माइक्रोवेव्स की आवश्यकता पड़ेगी। दूर संचार के लिए माइक्रो तरंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, गामा किरण से भी ज्यादा। यानी द रेशियो यहाँ पे सुटेबल फॉर यहाँ पे क्या लिखा है, टेली कम्युनिकेशन, तो आप कहिएगा माइक्रोवेव यानी माइक्रो तरंग। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, कितना मीटर पर सेकंड। जैसे बाबू यहाँ पे याद रखना है, लाल रंग का आपने पढ़ा होगा कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है ना। तभी तो खतरे के संकेत में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य मतलब लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो लाल रंग है, कभी भी देखिए लेजर लाइट आप पे मार रहे हैं ना, देखिए ये लेजर लाइट गया है ना,
तो बाबू ये लाल ही रंग का क्यों है? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या है बाबू? खतरनाक है, ज्यादा है। ये बाबू क्या होता है, इसका फैलाव नहीं होता है, जहां पे मार दीजिएगा वहां पे चला जाएगा। तो याद रखना, इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 6.2 गुणे 10 के पावर -7 से लेके 7 दशमलव क्या होता है 5 गुणे 10 के पावर -7 के बीच होता है। कहीं पे भी देख लीजिए, देखिए पहला ही ऑप्शन दिख रहा है और पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए कि विद्युत चुंबकत्व के नियम अनुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्व के निर्देश तंत्रों में होगी। बाबू देखिए, अब यहां पे एक क्वेश्चन लिखा गया है कि विद्युत चुंबकत्व के नियम के अनुसार प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, तो बाबू प्रकाश की निर्वात में तो वैक्यूम है और निर्वात में जो चाल होगी ना एकदम एक समान होगा। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितना होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना ही वेग से 3 लाख किलोमीटर के वेग से ही गति करता है, तो क्या होगा? एक समान होगा। वही प्रकाश की चाल अगर बात किया जाए हमारे पृथ्वी पे, तो अगर वो वायु में है तो इतना के चाल से चलेगा। अगर प्रकाश किसमें गया, तो अगर प्रकाश कहां गया तो पानी में पहुंच गया, है ना। अब पानी में किस चाल से चलेगा? तो आप कहिएगा वाटर है, तो ये 2.5 गुणे 10 के पावर यहां पे क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड यानी 2.5 लाख किलोमीटर। अगर ये शीशा में पहुंच गया, ग्लास है ना, अगर ये ग्लास में पहुंच गया तो यही प्रकाश की किरण क्या होगा 2 लाख यानी 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा। लेकिन वही अगर निर्वात में जाएगा तो हर निर्देश तंत्र में क्या होगा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड यानी क्या होगा इसमें जो होगा एक समान गति करेगा। लेकिन वही देखिए पृथ्वी पे आएगा तो कहीं पानी मिलेगा, कहीं ग्लास मिलेगा, उसमें अलग अलग होगा, है ना। अब देखिए प्रयोगशाला में बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो अल्ट्रा वायलेट किरण है ना, बहुत खतरनाक किरण होता है ना। तो बाबू यहां पे याद रखना है कि अल्ट्रा वायलेट किरण यानी बाबू याद रखना है पराबैंगनी किरण, है ना। पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाइए अगला कि औरक्त किरणें इन दो क्षेत्रों के मध्य स्थित रहती है। जो हमारा औरक्त किरण है किन दो क्षेत्रों के मध्य स्थित रहती है? पहला है रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंग और दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी यहाँ पे क्षेत्र के बीच इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ये काटिए, रेडियो तरंग और सूक्ष्म के बीच नहीं होता है, सूक्ष्म तरंग और दृश्य प्रकाश के बीच ये उपस्थित होता है। तो हम इसको क्या करेंगे? राइट आंसर करेंगे, बाकी ये भी गलत आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होगी? बाबू तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका? तो आप कहिएगा गामा किरण का। गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो तरंग लंबाई न्यूनतम किसका होगा? गामा किरण का। अब देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण होता है। तो बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण किस प्रकार से होता है? क्या वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है? ना ना। क्या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है? ना ना। ये दोनों के लंबवत होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है यह संचरित होता है। तो जब हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को समय के अनुसार क्या करते हैं? एक दूसरे के लंबवत कंपन कराते हैं, तो इन दोनों के मध्य लंबवत क्या होता है? एक तरंग उत्पन्न होता है और उसी तरंग को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या होता है? ये उत्पन्न होता है, तो दोनों के लंबवत होगा। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता महत्तम होता है, यानी सबसे ज्यादा महत्तम वेधन क्षमता किसका होगा? तो हमने आपको बताया कि महत्तम वेधन क्षमता होता है गामा रेस का, गामा किरण का। गामा किरणों का बाबू क्या होता है? महत्तम वेधन क्षमता होता है। यह आप लोग स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। और इस गामा किरण का उच्चतम वेधन क्षमता का कारण बता दे क्या है? इसकी बाबू ज्यादा आवृत्ति और कम तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आगे बढ़ जाइए अगला कि एक रेडियो तरंग जिसकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से भी ज्यादा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो एक ऐसा रेडियो तरंग जिसकी आवृत्ति अगर टेलीविजन सिग्नल से भी ज्यादा होना उसको कहा जाता है माइक्रो तरंग। बाबू क्या कहा जाता है? माइक्रो तरंग, माइक्रोवेव्स कहा जाता है। फटाफट से आंसर दीजिए बाबू। बहुमूल्य नंगो पत्थरों की पहचान में कौन सा सहायक होता है? तो हम आपको जब दोपहर में क्लास करवा रहे थे तो हमने आपको पढ़ाया था कि बहुमूल्य नंगो पत्थरों की पहचान के लिए एक जो किरण ज्यादा से ज्यादा सहायक होती है वो कौन सा होता है? एक्सरे। एक्सरे बाबू, अल्ट्रा वायलेट किरण भूल के भी मत मारिएगा, एक्सरे ही 100% राइट आंसर होगा। चलिए, एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य लगभग होता है, चलिए आपके पास हम टाइमर टाइमर तो इसमें पता नहीं है कि नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे एक बात। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा? क्वेश्चन 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 नहीं दिया है, छोड़िए इसमें।
हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है, तो हमने कहा कि जो एक्स किरण होता है, एक्स रे होता है, इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है, जो कि हमने आपको पढ़ाया था बहुत पहले क्लास के शुरुआत में ही। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, है ना। आगे बढ़ जाइए, विद्युतीय चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किनके द्वारा होती है? तो बाबू याद रखना है कि ये तो सारा चीज आवेश पे ही टिका हुआ है। अगर आवेश स्थिर है, एक जगह है, तो वो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यही आवेश क्या करेगा, गति करेगा। अब ये आवेश दो प्रकार से गति करता है। पहला, एक समान गति करेगा। जब आवेश एक समान गति करेगा तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। लेकिन यही जब आवेश क्या होगा, कंपन करते हुए चलेगा, त्वरित गति करेगा, दोलन करते हुए चलेगा, वाइब्रेट करते हुए चलेगा, तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न करेगा। तो यानी अगर हम आपसे पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो आप कहिएगा कि एक त्वरित आवेश के द्वारा, है ना। त्वरित आवेश, त्वरित का मतलब क्या, कंपन करते हुए अगर आवेश गति करेगा, दोलन करते हुए चलेगा, त्वरित होते हुए चलेगा, तब ये गतिशील आवेश के कारण नहीं होता है। गतिशील आवेश के कारण बाबू ध्यान रखना, ये दो प्रकार से गति करते हैं। पहला, त्वरित गति करते हैं, एक समान गति करते हैं, है ना। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी आवृत्ति प्राप्त होती है। यानी माइक्रो तरंग जो होता है ना, माइक्रोवेव्स होते हैं ना, उनकी जो आवृत्ति प्राप्त होती है, मतलब प्राप्त होती है कितना, GHz होता है, यानी गीगा हर्ट्ज में होता है। कितना होता है बाबू, आप क्या कहिएगा गुरुजी, गीगा हर्ट्ज में होगा, गीगा हर्ट्ज में, GHz में होता है। अब देखिए इनमें से कौन सा कथन जो है बाबू गलत कथन है। पहला कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये 100% सही है। आप कहिएगा जी गुरुजी, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है, बिल्कुल सही बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंग अगर निर्वात की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तीसरा कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग का वेग सभी माध्यमों में समान होता है। कैसे होगा जी, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग सभी माध्यम में कैसे समान होगा? हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि अगर ये बाबू वाटर है तो वाटर में क्या होगा, 2 गुणे, है ना, वाटर है तो वाटर में क्या हो जाएगा, 2.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। यही अगर ये किस में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो इसकी जो चाल हो जा रही है और कम हो जा रही है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही तरंगे अगर वायु में जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो इसका जो चाल हो रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये अलग अलग है? हाँ बिल्कुल है। ये क्या एक समान है? नहीं। तो बाबू जो यहाँ पे है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग सभी माध्यमों में समान होते हैं, तो नहीं, सभी माध्यमों में ये समान नहीं होते हैं। यानी यही आंसर क्या है, गलत है, और यही हमारा सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेश से उत्सर्जित होता है। सभी को पता है कि त्वरित आवेश द्वारा ही ये तरंगे उत्पन्न होती है ना। तो आंसर क्या होगा बाबू, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन है? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का पता किसने लगाया, सबसे पहले ये बताइए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का पता लगाया था मैक्सवेल ने, ठीक है, मैक्सवेल, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है कि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का पता लगाया, लेकिन उसकी प्रायोगिक पुष्टि किए थे हर्ट्ज नामक एक वैज्ञानिक ने। किसने? हर्ट्ज नामक एक वैज्ञानिक ने क्या किया था, उसका प्रायोगिक पुष्टि किया था। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंगों का क्या होगा? तो अब सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल का, तो रेड, उसके बाद क्या होगा, पीला, उसके बाद से नीला। तो यहाँ पे क्या करिएगा, लाल पीला नीला क्या होगा, बढ़ते क्रम हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग, बढ़ते क्रम का मतलब क्या, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, है ना, इस प्रकार से होगा ना। यानी यहाँ पे लाल से कम, ये तो घटते क्रम हो गया ना। तो बढ़ते क्रम में देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बढ़ते क्रम में पूछा गया तो नीला पीला लाल, है ना। सबसे कम नीला, उससे ज्यादा पीला, उससे ज्यादा लाल। क्योंकि देखिए बढ़ते क्रम में हमको समझाना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ के आंसर दीजिए कि बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में क्या, बढ़ते क्रम क्या होता है, पहले कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो सबसे कम नीला, नीला से ज्यादा पीला, पीला से ज्यादा लाल, तो ये बढ़ते क्रम हो गया। आगे बढ़ जाइए कि पाराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ की लेंस की आवश्यकता होगी? तो पाराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो बाबू क्वार्ट्ज चाहिए, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज।
क्वार्ट्ज लेंस की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ जाइए कि रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? ये जो रेडियो वेव से निकलता है ना, दोलित इलेक्ट्रॉन के द्वारा निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन कंपन करता है ना, तो यहाँ पे रेडियो तरंग की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे क्या करिएगा आप सभी बच्चे, क्या करिएगा? दोलित इलेक्ट्रॉन द्वारा मारिएगा। बाबू समझ में आ रहा है ना? फैंटास्टिक क्लास हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़ जाइए कि औरक किरण के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वह कौन सा है? तो औरक्त किरण का अध्ययन करने के लिए जिस पदार्थ का हम लोग प्रिज्म लेते हैं वो पदार्थ है हमारा क्वार्ट्ज। क्या है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या है? एक प्रकार का क्रिस्टल है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़िएगा, इसको प्रूफ करेंगे हम कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात अगर बी बटे ई है तो इसका मात्रक क्या होगा? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज हम होने नहीं देंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी है और बाबू क्या है? बाबू विद्युतीय क्षेत्र ई है। बाबू एक फॉर्मूला हमने आज आपको बताया था और एक दिन और पहले बताया था कि सी इक्वल टू क्या होता है? ई नोट बटे में क्या होता है? बी नोट होता है ना? यानी सी के पास कुछ भी नहीं है, यानी क्या होगा? बटा में 1 होगा। तो बाबू इसमें क्या हुआ है कि बी ऊपर गया है, नीचे ई आया है, तो हम क्या करेंगे? इसको इस प्रकार से पटल देंगे। तो 1 चला जाएगा ऊपर, सी चला जाएगा नीचे, अब बी ऊपर आ जाएगा और क्या होगा बाबू? यहाँ पे याद रखना है कि ई चला जाएगा नीचे, है ना? ई कहां चला जाएगा बाबू? नीचे, है ना? तो बाबू यहाँ पे 1 बटा सी का वैल्यू कितना है? बी बटे में ई दिया हुआ है। और ये सी क्या होता है? प्रकाश की चाल होती है, जिसका मान कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है ना? यानी इसका मात्रक जो हुआ क्या हुआ? सी यानी चाल, चाल का मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड, है ना? मीटर प्रति सेकंड। अब सुनिए, अब 1 है तो 1, अब ये मीटर है तो मीटर, अब सेकंड ये ऊपर जाएगा बटा के तो क्या होगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब बाबू देखिए हमको क्या करना है, इसका अनुपात निकालते हैं। ये मीटर ऊपर जाएगा क्या होगा? आप क्या कहिएगा? मीटर इनवर्स में होगा। और ये सेकंड ऊपर जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो शेष एस हो जाएगा। ये इनवर्स खत्म हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और एम में क्या लग जाएगा? इनवर्स लग जाएगा। यानी एस एम इनवर्स है तो एस एम इनवर्स राइट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? नहीं ना हुआ? हमको पता है क्लियर नहीं हुआ। देखिए कैसे निकाले, अभी हम आपको बताते हैं। अरे बउआ हम है तो क्या टेंशन लेते हैं। बाबू हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, हमने क्या पढ़ाया था कि सी इक्वल टू क्या होता है? हमने बउआ आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सी इक्वल टू क्या होता है? ई नोट बटे में क्या होता है? बी नोट होता है। चाहे ई बटे में क्या होगा? बी होगा। बाबू सी के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। तो बाबू हमसे देखिए बोला गया है कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई है, तब इसका अनुपात बी बटे में ई है ना? तो बी बटे में ई है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको पलटना पड़ेगा। तो देखिए 1 चला जाएगा ऊपर, सी आ जाएगा नीचे, इसी प्रकार से बी चला जाएगा ऊपर, ई आ जाएगा क्या? नीचे। तो बाबू 1 बटा सी बराबर हुआ किसके? तो बी बटा ई के। तो यानी इसका मात्रक, यानी सी का मतलब क्या? प्रकाश की चाल। प्रकाश का चाल का मात्रक क्या होता है? जैसे अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। 3 दशमलव यहाँ पे याद रखना है, कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर क्या होता है? 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी इसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड है। क्या है बाबू? मीटर प्रति क्या है? सेकेंड है। अब ये सेकेंड ऊपर में जाएगा तो हम लोग मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो बाबू इस सी को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 बटा में मीटर सेकेंड इनवर्स लिखेंगे। अब बाबू एक बात बताइए कि अब ये मीटर ऊपर जाएगा, क्या लगेगा? इनवर्स में लग जाएगा, तो आप कहिएगा इनवर्स में। अब ये सेकेंड इनवर्स में है, ऊपर जाएगा, इससे इनवर्स हट जाएगा। तो एस एम इनवर्स आया कि नहीं? पहले ही बताइए, एस एम इनवर्स आया कि नहीं? एक बार बताइए, एस एम इनवर्स आया कि नहीं? तो आप कहिएगा जी गुरुजी आ गया, और यही हमारा राइट आंसर भी हो गया। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात में चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए सही चाल से चलता है? तो बाबू हमने आपको क्या बताया था? सी इक्वल टू 1 मतलब 1 बटा में रूट अंडर म्यू नोट, और एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? प्रकाश के चाल के बराबर होता है। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड के चाल से चलता है। तो यही ना हमारा राइट आंसर होगा, यही ना होगा। अब बाबू आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, तब आगे बढ़ेंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, है ना? जल्दी से जल्दी क्या करिए, आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करिए और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करिए, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करिए, है ना? ठीक है, और ये है हमारा क्या आज का क्लास। और आज के क्लास में इतना ही ऑब्जेक्टिव है, छोटा चैप्टर है, 3-4 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है, और ये हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। तो प्लीज बच्चों एक लाइक और एक सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं कब? ऐसी अगली क्लास में। अब 15 अगस्त से तो छुट्टी रहेगा, 16 को भी छुट्टी रहेगा। मिलते हैं हम आपको 17 तारीख को। तब तक प्यारे बच्चों आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के क्या करिए? झूमते पढ़ते रहिए, है ना?
तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच।